रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो कुछ कहा वो आप पेश है आपके सामने। अलग अलग चीजें हैं इसमें। सबसे पहली चीज, एक शादी थी जयपुर में, एक हाई प्रोफाइल शादी थी और उसमें मुंबई से बॉलीवुड के भी कई लोग आ रहे थे। रिया को भी वहां जाना था और वो शादी दो हिस्सों में थी, एक प्री वेडिंग है और एक मेन वेडिंग। तो शादी के लिए मुंबई के कई जो दिग्गज हैं जो पहुंचे, उन्होंने कुछ कोक का इंतजाम कराया, मतलब कोकी। पूछा गया कि मुंबई से कौन कौन इस शादी में अटेंड होने जा रहा है और कौन कौन उसमें शामिल होगा और कौन कौन कितनी मात्रा में कोक लेगा। उसी हिसाब से कोक का अरेंजमेंट किया जाएगा। कोक यानी कोकीन। तो हर एक की जो अपनी कंजम्पशन की एक मतलब आदत है या कितना लेता है उसकी, उस हिसाब से लोगों से पूछा गया और बाकायदा इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप, और उस ग्रुप में सबसे पूछा गया। किसी ने कहा 1 ग्राम, किसी ने कहा 2 ग्राम। उस हिसाब से वो सारे कोकीन की मात्रा तय हो कि हमें 10 या 20 ग्राम कोकीन चाहिए। इस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी, लेकिन इस ग्रुप में सुशांत नहीं थे और ना इस शादी से सुशांत का कोई लेना देना था। बातचीत होती है, लोग पहुंचते हैं, मुंबई से कोक का इंतजाम किया जाता है, सब पैसे देते हैं, सब अपनी अपनी मात्रा बताते हैं और फिर जाकर उस शादी में इस कोक को कंज्यूम करते हैं। लेकिन प्लान के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को प्री वेडिंग में पहुंचना था और उन्होंने अपनी जो मात्रा लिखाई थी वो करीब 1 ग्राम थी। अब 1 ग्राम में 5 शायद लकीर बनती है जो आप नाक से यूज किया जाता है। तो वो 2-3 दिन वहां रहना था, तो हर एक ने अपनी अपनी खपत के हिसाब से ऑर्डर दिया। लेकिन ऑर्डर देने के बाद भी रिया चक्रवर्ती प्री वेडिंग में नहीं पहुंची और बाकी जो लोग गए थे वो सब पहुंचे। इसके पूरे सबूत एनसीबी के पास है। तो वो जो लोग थे, किस तरह से मुंबई में कोक खरीदा गया, किन से खरीदा गया, शादी में कौन कौन थे, वो बड़े लोग कौन थे, इसकी एनसीबी जांच कर रही है और इस जांच के बाद वो तय करेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। ये सारी चीजें व्हाट्सएप चैट के जरिए एनसीबी तक पहुंची और एनसीबी ने इस बात पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में माना कि हाँ, जयपुर में एक शादी थी, उस शादी में कोक का इंतजाम किया गया, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसमें हर एक से पूछा गया और फिर लोगों ने यूज भी किया। तो उनका कहना था कि वो प्री वेडिंग में नहीं गए, वेडिंग के दिन पहुंची, इसलिए सब कुछ देने के बाद भी, शायद पैसे देने के बाद भी वो कोक यूज नहीं कर पाए। लेकिन इस बयान को अब जो बाकी लोग नाम है उसमें और जो ड्रग पैडलर है जिनसे लिया गया, एनसीबी कोशिश कर रही है पता करने की कि रिया ने कितना सच कहा और कितना झूठ कहा, क्योंकि सिर्फ बयान के आधार पर सब कुछ नहीं होता, बल्कि आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है। ये तो रही एक कहानी का पार्ट। अब दूसरा, शुरू में सुशांत की मौत के बाद बड़ी सारी आवाजें उठी थी कि नेपोटिज्म, फिल्म में भाई भतीजावाद, सुशांत को एक खास फिल्मी बिरादरी जो है उसने अलग थलग कर दिया, सुशांत इसको लेकर डिप्रेशन में थे, परेशान थे और फिल्मी करियर को लेकर उन्हें लगता था कि जो बड़े बजट की फिल्में उनके हाथ से एक एक छूट रही हैं। और 2 नाम भी आए थे उस वक्त, एक आया था रणवीर सिंह का और एक आया था वरुण धवन का। रिया चक्रवर्ती ने जो एनसीबी के सामने अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने रणवीर सिंह का तो नहीं, वरुण धवन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि वरुण धवन से हमेशा सुशांत को यह लगता था कि वो जानबूझकर उसके फिल्मी करियर को आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो फिल्म इंडस्ट्री से है, डेविड धवन का बेटा है और बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर चुका है। तो सुशांत को लगता था कि वरुण धवन नहीं चाहता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़े, नाम कमाए, और इसके लिए वरुण धवन ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच का फायदा उठाया। ये रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बयान दिया। इससे एक चीज साफ हो जाती है, ये खुदकुशी और कत्ल की बात साइड में रखी। जो शुरुआत में सुशांत की मौत के बाद एक मुद्दा उठा था नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद का, वो गलत नहीं है, क्योंकि रिया के इस बयान के मुताबिक एनसीबी को दिए गए वरुण धवन से हमेशा यही लगता था कि सुशांत जो मानता था कि वरुण धवन उसके फिल्मी करियर को बढ़ने से रोक रहा है और इसके लिए वो अपने जो पहुंच है उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये एनसीबी को बयान दिया है रिया चक्रवर्ती ने। अब पूरी कहानी की जाहिर सी बात है एनसीबी जानना चाहती थी कि ये ड्रग्स, सुशांत की मौत का इससे कोई लेना देना, वो पार्ट अलग है सीबीआई की था। लेकिन पूरे ड्रग्स का खेल क्या था, सुशांत और बाकी उनके आसपास के लोगों का, उस पर लंबी पूछताछ हुई और जो पूरे बयान दिए उस पूरे बयान को एक कहानी की तरह आपको मैं सुनाता हूँ। और ये सब कुछ रिया ने जो बताया एनसीबी को, उसके हवाले से। पहली चीज, रिया ने आज तक के इंटरव्यू में यह दावा किया था कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया और वो अपना डोप टेस्ट या ब्लड टेस्ट कराने को तैयार है। रिया चक्रवर्ती ने झूठ बोला था। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिया अपने बयान में माना है कि वो ड्रग्स लेती थी और सुशांत की जिंदगी में आने से पहले लेती थी। अप्रैल 2019 में सुशांत और रिया ने एक दूसरे को प्यार का इजहार किया और फिर दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आए। लेकिन रिया के बयान के मुताबिक रिया सुशांत की जिंदगी में आने से पहले से ड्रग्स लेती थी। न सिर्फ गांजा लेती थी बल्कि उसने कोक भी लिया, शायद एमडीएमए भी लिया। ये उसने कबूल किया है, यानी जो इंटरव्यू में उसने कहा था वो झूठ था।
तो रिया ड्रग्स पहले से लेती थी। अब सुशांत की जिंदगी में आने के बाद ये पूरा ड्रग्स का खेल क्या हुआ, ये जो पूरी कहानी है वो कुछ नहीं हुआ। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक सुशांत ने जब सीरियल से हटकर फिल्मों में काम करना शुरू किया तब रिया हालांकि जिंदगी में नहीं थी। कहना है कि असल में सुशांत को ड्रग्स की जो लत लगी है, जो ड्रग्स लेना शुरू किया और ज्यादा मात्रा में लेना शुरू किया, वो 2017 के आसपास की बात है, जब केदारनाथ फिल्म की शूटिंग पहाड़ी इलाकों में और हिमालय के आसपास हो रही थी। और उस फिल्म में हीरोइन जो उनकी कोई स्टार थी वो सारा अली खान थी। शूटिंग ऐसी जगह पे थी जहाँ पे ड्रग्स बड़ी आसानी से अवेलेबल था। वहाँ का माहौल, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के लोकल लोग, तो आमतौर पे ऐसी जगहों पे गांजा वांजा बड़ी आम बात हो जाती है। तो वहाँ पे केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत और सारा ने ड्रग्स लेना शुरू किया। दो चीज़ें थी, एक, अगर आप कोक वोक लेते हैं तो कहते हैं उससे वजन घटता है, आपकी स्टेमिना बढ़ती है, नींद कम आती है। दूसरा, अगर आप गांजा और बाकी चीज़ें जो आप ड्रग्स लेते हैं उसमें इसका उल्टा ये होता है कि वेट बढ़ता है, भूख ज़्यादा लगती है। वेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है। तो केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सारा अली खान और सुशांत, इन दोनों ने काफ़ी वेट गेन कर लिया। लगातार वहाँ लंबी शूटिंग थी और लगातार वो ड्रग्स ले रहे थे, लगातार भूख ज़्यादा बढ़ रही थी। तो जब वो मुंबई लौटे शूटिंग खत्म करके तो इन दोनों ने काफ़ी वेट गेन किया था। फिर उसके बाद जिम और बाकी उसके जरिए इन्होंने वेट रिड्यूस किया, कम किया। तो शुरुआत जो हुई वो हुई केदारनाथ की शूटिंग के दौरान। इसके बाद सुशांत मुंबई लौटते हैं और फिर सुशांत और उनके आसपास के जो लोग थे वो उनके लिए ड्रग्स का इंतजाम करना शुरू करते हैं। तभी अप्रैल 2019 में रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में आती है। ये ऑलरेडी पहले से ये ड्रग्स ले रही थी। सुशांत उधर केदारनाथ के बाद ड्रग्स ज़्यादा ले रहे थे। अब ये घर पहुंचते हैं तो घर के अंदर जो 4-5 लोग थे उनमें से 2 सबसे अहम कैरेक्टर थे, एक दीपेश सावंत और एक सैमुअल मिरांडा। ये दोनों सुशांत के घर में ड्रग्स का इंतजाम करते थे रिया के आने से पहले, और ये इंतजाम करते थे ड्रग्स पेडलर के जरिए। सुशांत ने कभी अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी ड्रग पेडलर के लिए नहीं किया। डायरेक्ट अपने मोबाइल से कभी कोई ड्रग्स नहीं मंगाई। सुशांत को हमेशा ये लगता था कि वो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बिलीव करते थे। उन्हें हर पल ये लगता था कि शायद उनके आसपास के लोग साजिश कर दें, उन्हें किसी चीज़ में फंसा दें, बदनाम कर दें। इसको लेकर वो हमेशा डरे रहते थे। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में ये कहा है कि इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बिलीव करने की वजह से सुशांत, जो उनके घर के लोग भी थे, उनसे भी ऐसी चीज़ों पे और ड्रग्स को लेकर थोड़ा सा दूरी बना कर रखते थे। किसके हिस्से में क्या काम है उतना ही कर, अपना कोई मोबाइल, लैपटॉप और बाकी चीज़ें, उसमें कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी। यहाँ तक कि जब सुशांत और रिया ट्रैवल करते थे गाड़ी में मुंबई में, तो सुशांत और रिया एक कार में बैठते थे और जो दूसरा स्टाफ होता था, जैसे सैमुअल मिरांडा हो या फिर दीपेश पंत हो, ये लोग उनके पीछे एक दूसरी कार में बैठते थे और हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे रिया और सुशांत की सुशांत की कार में ड्रग्स के नाम, मतलब जरा सा भी कोई मात्रा ना हो, कोई सिगरेट ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, इवन कोई स्मेल ना हो, ताकि अगर सुशांत के दिमाग में हमेशा रहता था कि उनके आसपास के लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ और फंसा सकते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ ना मिले कि अगर किसी ने मुखबरी कर दी और पुलिस ने पकड़ लिया तो गाड़ी के अंदर से कोई ऐसा सबूत मिले। इसीलिए जो ड्रग्स चलता था वो गाड़ी, सुशांत की जो पीछे दूसरी गाड़ी चलती थी उसमें वो ड्रग्स चलता था। सुशांत की गाड़ी में कभी भी सुशांत ने इस बात का हमेशा ख्याल रखा। और वैसे भी सुशांत और रिया एक ही गाड़ी में बैठते थे, बाकी स्टाफ दूसरी गाड़ी में। जो मेन, जब रिया जिंदगी में आई तो एक्सेप्ट किया उसने कि जब वो आई और पता चला कि सुशांत पे ड्रग्स लेते हैं, वो खुद ले रही थी, तो सुशांत के और करीब जाने के लिए रिया ने यह देखा कि अब तक ड्रग्स कौन ला रहा था। सैमुअल मिरांडा ला रहा था, दीपेश सावंत ला रहा था, और इन दोनों के ड्रग पेडलर के साथ संबंध थे। रिया ने यह किया कि सुशांत की और करीबी पाने के लिए, भरोसा पाने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि दीपेश सावंत चला गया कहीं और उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अब ड्रग्स चाहिए और ड्रग्स मिल नहीं रहा क्योंकि पेडलर दीपेश सावंत जानता है, सुशांत के पास कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे वक्त में रिया ने सुशांत का और भरोसा जीतने और करीब आने के लिए अपने भाई को इस धंधे में एक तरह से घुसा दिया, ड्रग्स पेडलिंग के मामले में। उसने शौविक चक्रवर्ती से कहा कि तुम्हारे कुछ दोस्त हैं जो ड्रग्स के धंधे में, जिसमें बासित था, बासित का दोस्त जाहिद था, एक सूर्यदीप था, ये तीनों शौविक के दोस्त थे। रिया ने दीपेश सावंत और इन लोगों की कई बार गैर हाजिरी का भरपूर फायदा उठाया और अपने भाई के जरिए ड्रग पेडलर तक कांटेक्ट बनवाया और भाई से कहा कि तुम ड्रग्स बनाओ। शौविक चक्रवर्ती इसके बाद बासित, जाहिद और सूर्यदीप इन लोगों के संपर्क में आया और जब जब जरूरत होती रिया शौविक को कहती। सबसे पहले सुशांत रिया से कहता, रिया शौविक से कहती, शौविक बासित से कहता, बासित जाहिद से कहता या सूर्यदीप से कहता, और इसके बाद वो ड्रग्स जो है पैसे भी यही लोग देते
रिसीव भी यही करते और फिर घर तक पहुंचता। तो सिर्फ और सिर्फ सुशांत का भरोसा जीतने के लिए रिया ने अपने छोटे भाई तक को इस ड्रग्स के गंदे धंधे में एक तरह से शामिल करवा दिया। अब ये सारी चीजें चलती रही। इसी बीच में 2 इंसिडेंट ऐसा होता है जो रिया के मुताबिक सुशांत की जिंदगी में सबसे बड़ा असर डालती है, कम से कम इस ड्रग्स के एंगल को लेकर। एक कोई स्टार सुशांत की फिल्म की, उसने जब मीटू मूवमेंट चल रहा था तो सुशांत के खिलाफ एलिगेशन लगा दिया। इस एलिगेशन से सुशांत इतना परेशान हो गए कि सुशांत ने जो आम दिनों में ड्रग्स लेते थे उससे कहीं ज्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, परेशानी की वजह से भी, और शायद ये भी था कि जो मीटू एलिगेशन लगाया था वो सच नहीं था तो उसकी वजह से भी। लेकिन सुशांत को ये भी लगता था कि जो मीडिया में खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री के जो फिल्म क्रिटिक्स हैं और बाकी जो लोग लिखते हैं, इससे बड़ा फायदा होता है फिल्म स्टार को, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है, किसकी फिल्म अच्छी है किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। वो लोगों ने इस मीटू के जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया और वो सारा सुशांत के खिलाफ नेगेटिव था। सुशांत इसको लेकर और ज्यादा परेशान हुआ, उनका अपना कैरियर, उनका अपना कैरेक्टर उसको लेकर। और इसी दौरान बॉलीवुड ने क्या किया, क्योंकि सुशांत को एक तरह से जो बॉलीवुड के अंदर के लोग थे वो सच है काट रहे थे, उन्हें चाहते थे कि बहुत आगे बढ़े। उन लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया और इस मीटू एलिगेशन के दौरान एक तरह से सुशांत के कैरेक्टर का एसेसिनेशन करना शुरू कर दिया कि अरे ये तो इसका कैरेक्टर ही खराब है, ये है वो है, कहाँ से चले आते हैं, ये सारी बातें हैं। इन चीजों की जानकारी जब सुशांत को मिली तो सुशांत इससे और परेशान हो गए और इस परेशानी में उन्होंने क्या किया, ड्रग्स का सहारा लिया। जो ड्रग्स अब तक वो आमतौर पर तब आदि नहीं थे, जो ही लेते थे, इन चीजों ने ड्रग्स की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया और सुशांत के कंजम्पशन की जो मात्रा है वो पूरी बढ़ती गई, इतनी कि एक दिन में फिर वो 10-10 सिगरेट पीने जो भरी हुई सिगरेट वो शुरू कर दी। 1.5 महीने के बाद वो कोई स्टार फिर सामने आती है और सफाई देती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई एलिगेशन नहीं। इसके बाद सुशांत थोड़े नॉर्मल होते हैं। इस नॉर्मलसी के बाद सुशांत बीच में ये तय भी करते हैं कि वो स्मोक भी छोड़ देंगे, ड्रग्स भी छोड़ देंगे, लेकिन फिर वो अपना वादा नहीं निभा पाते। ये सब स्टेटमेंट है। इसके बाद अचानक लॉकडाउन आ जाता है। इस लॉकडाउन के दौरान कई चीजें बदल जाती हैं। 22 मार्च 2020 को दीपेश सावंत को सुशांत अपने घर भेज देते हैं, क्योंकि कोरोना फैल रहा था और ये बार बार मुंबई में ज्यादा हो रहा था कि आप कोरोना में दूर रहें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टाफ, अपनी मेड, उन सबका आना बंद कर दिया, क्योंकि खतरा था। तो इसी वजह से स्टाफ कम लोगों से मिलने जुलने, ये वजह थी कि दीपेश सावंत को सुशांत ने वापस घर भेज दिया। अब दीपेश सावंत घर चले गए और ये लॉकडाउन वो पीरियड है जिसने कायदे से इस ड्रग्स एंगल का खुलासा कर दिया। अगर ये लॉकडाउन ना होता, अगर दीपेश सावंत घर न जाता, तो शायद मैं अभी आपको जो ड्रग्स की पूरी कहानी सुना रहा हूँ ये सारी चीजें होती नहीं। इसलिए जब तक जो हो रही थी वो तीसरे, चौथे, 5वें शख्स के जरिए हो रही थी। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ, पहली बार पैसों के लेन देन का प्रूफ इस लॉकडाउन ने कायदे से एनसीबी को दे दिया। दीपेश सावंत के जाने के बाद रिया चक्रवर्ती ने दीपेश सावंत का रोल खुद प्ले करना शुरू किया। उन्होंने शौविक चक्रवर्ती को इसमें उतारा, शौविक के जितने दोस्त थे ड्रग पेडलर, उनके जरिए बातचीत कराई और अब जो ड्रग्स मंगाने लगे उसके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे एविडेंस आने शुरू हो गए। रिया शौविक को कर रही, शौविक बासित, जाहिद, सूर्यदीप को कर रहा है। न सिर्फ ये व्हाट्सएप चैट पर ड्रग्स की बात हो रही है, बल्कि फिर पैसे कैसे देने हैं तो वो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए वो पैसे देने हैं, उसके भी रिकॉर्ड आ गए। तो इस लॉकडाउन ने एक सबूत दे दिया। अगर ये लॉकडाउन ना होता, ये सारी चीजें ना होती, दीपेश सावंत घर पे ही होता, तो शायद ये प्रूफ ना मिलते, ये सबूत ना मिलते और शायद एनसीबी का इसमें कोई दखल भी नहीं होता। क्योंकि ईडी जब जांच करी थी तो ईडी को सबसे पहले यही सबूत मिले थे, रिया और शौविक के, और ये उन्होंने फिर एनसीबी को दिया और एनसीबी को ये सारे सबूत मिले, जिसके बाद जांच शुरू हुई और ये सबूत लॉकडाउन दे गया, जिसके बाद फिर कड़ियां जुड़ती गई। लॉकडाउन में अब ड्रग्स देने का काम रिया चक्रवर्ती के हाथ में आ गया, उनके भाई के हाथ में आ गया। इस बीच में रिया चक्रवर्ती एक बार सुशांत को अपने घर भी ले गई। उस घर में WE एक कोरियर कंपनी है, उसके जरिए बाकायदा कोरियर से भी ड्रग्स मंगाए हैं और उस ड्रग्स का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती के अपने घर में हुआ जहां सुशांत रहे। रिया के फादर एनसीबी के हिसाब से वो डॉक्टर है, पहले शराबी में थे। ये जो ड्रग्स, गांजा या कोक ऐसा होता है, अगर कोई छुप के बाथरूम में या कहीं और भी ले तो इसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। एक सिगरेट का स्मेल और एक ड्रग्स का स्मेल, खासतौर पर गांजा, चरस, कोक को खैर नाक से लेते हैं, इस तरह के जो सिगरेट से आप लेते हैं उसकी स्मेल फैल जाती है और कोई भी एक सेकंड में अंदाजा लगा लेता है कि ये क्या पी रहा है। तो एक पढ़े लिखे डॉक्टर, और ऐसा है कि रिया के फादर को ये पता नहीं कि उनके घर में ड्रग्स लिया जा रहा है, ये नामुमकिन है। लेकिन जो स्टेटमेंट है रिया का, उसमें उसने कहा है कभी उसके फादर ने उससे पूछा नहीं कि तुम लोग क्या पी रहे हो। ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि पता चल जाता है। लेकिन रिया के माँ बाप को भी पता था कि रिया ड्रग्स लेती है, ये बात पूछताछ में शामिल आई और रिया ने बताया भी। तो उस घर पे भी ड्रग्स लिया, उसके बाद फिर ये वापस आए। इस दौरान में
लॉकडाउन ने फिल्म की शूटिंग रोक दी, बाकी चीज़ें रोक दी, और अब रिया और सुशांत एक ही घर में करीब 2-3 महीने हो गए, और सुशांत इन चीज़ों को लेकर और लॉकडाउन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। बाहर निकलना बंद था, इधर उधर मिलना जुलना लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि सभी कोरोना की वजह से दूरी बनाकर रखे हुए थे। इस लॉकडाउन में अब सुशांत ने ड्रग्स की अपनी कंजम्पशन और बढ़ा दी। अब यहाँ पे रिया तो ये बयान दे गए, लेकिन अब ये एनसीबी और बाकी सीबीआई जो जांच कर इसको देखना है कि ये कंजम्पशन सुशांत ने लॉकडाउन और बाकी चीज़ों से बढ़ाई या रिया का साथ होने की वजह से कंजम्पशन की मात्रा बढ़ी, ये भी देखना। हालांकि रिया ने ये भी कहा कि वो जब सुशांत की उसने हालत देखी ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर, तो उसने धीरे धीरे ड्रग्स देना कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत थे। लेकिन ये भी अपने वो बचाव में भी कह सकती है, इसकी भी जांच हो रही है। तो फिर जो बयान है उसके मुताबिक आखिरी के दिनों में सुशांत पूरी तरह से ड्रग्स पे डिपेंडेंट था। ये रिया का स्टेटमेंट है एनसीबी के पास और लिखित में, और एक एक दिन में 10 से 20 सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। 10 से 20 सिगरेट बहुत ज्यादा होते हैं, और कई बार अपने सेंसेस में नहीं होते थे, होशो हवास में नहीं होते थे, ये भी बयान है। 8 तारीख की जो कहानी है, जो एनसीबी के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि क्या हुआ, ड्रग्स की वजह से लड़ाई हुई, क्यों छोड़ कर दी थी, तो उस पर रिया ने खुलासा किया है। रिया ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान घर में रहते हुए वो खुद अजीब सी हालत की एक शिकार हो गई थी, डिप्रेशन और बाकी चीजें। फिर उसे लगा था कि यार अब अपना फिल्मी करियर भी जो है वो कहीं ठहर सा गया, रुक सा गया, और ऐसी ही जीती रही तो शायद फिल्मी करियर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसने कहा कि सुशांत को उसने अर्जुन को ये कहा था कि तुम अब बहुत ज्यादा ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो गए। मतलब उसने कुछ और शब्द लिखे हैं उस पर, वो शब्द मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, जो बयान में जो कहा है। तो या तो तुम छोड़ दो, और वरना फिर कुछ बचेगा नहीं। और इसके बाद रिया ने यह फैसला कर लिया था कि वो सुशांत का घर और सुशांत दोनों को छोड़ देगी अपना फिल्मी करियर बनाने के लिए, और इसके बाद जो भी होता है 8 जून को रिया वहां से निकल जाती है। लेकिन एनसीबी को दिए बयान में रिया ने कबूल किया है कि 8 जून को जब वो निकली थी, ये उसका फाइनल ब्रेकअप था। इसके बाद अगर सुशांत जिंदा भी होते तो शायद उसकी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आती। उसने रीजन बताया कि उसका लगता था कि अब शायद उसका फिल्मी करियर बाकी आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर वो सुशांत के साथ रही, और कुछ ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर थे जिनके साथ उसको काम करने का मौका मिल रहा था। हो सकता है ये वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे जो शायद सुशांत को पसंद नहीं करते थे, और उनकी ये थी कि तुम पहले सुशांत को छोड़ो, फिर हम तुम्हें फिल्म में अपने काम देंगे। क्योंकि बॉलीवुड में सुशांत को लेकर बहुत सारे जो नेपोटिज्म की बात है वो पूरी तरह से झूठ नहीं है, सच है, उसमें बहुत कुछ सच है कि बहुत सारे लोग सुशांत के करियर को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो उन्हीं में से कुछ लोग थे, और रिया को मौका अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, अपॉर्चुनिटी थी। फिर उसने ये भी स्टेटमेंट में दिया कि मैं मतलब मुझे सुशांत की जरूरत थी, पर सुशांत को शायद मेरी जरूरत नहीं थी। तो एक वजह ये भी थी कि छोड़ने की। तो फिल्मी करियर, नए ऑफर, नए डायरेक्टर, नए उन लॉबी के साथ काम करना जो शायद सुशांत को पसंद नहीं करते थे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिया ने 8 जून को सुशांत का जो घर छोड़ा वो फाइनल था, ब्रेकअप था। इसके बाद वो सुशांत की जिंदगी में नहीं लौटती अगर सुशांत जिंदा होते तो। रिया ने अपने स्टेटमेंट में कुछ डायरेक्टर के भी नाम लिए, कुछ को स्टार के भी नाम लिए, कुछ एक्टर एक्ट्रेस के भी नाम लिए, जिनका ड्रग्स के साथ संबंध है, इस मौत और इस केस से नहीं, लेकिन किस तरह फिल्मी पार्टियों में, फिल्मों में ड्रग्स दिया जाता, खरीदा जाता, कहाँ से आता है। खासतौर पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कही कि जो नई लड़कियां खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं अपना करियर बनाने को लेकर, उनको कैसे धोखे से और किस तरीके से बहला फुसला कर ड्रग्स दिया जाता है और उनको ड्रग्स की लत लगाई जाती है। ये भी पूरे एनसीबी के स्टेटमेंट पर दर्ज है। जो नाम है डायरेक्टर और बाकी लोगों के नाम मैंने आपको बताया कि खुलासा करना इसलिए ठीक नहीं है कि अगर मैं वो नाम ले लूँ और एनसीबी कल को उनको सम्मान ना भेजे तो फिर वो उल्टा केस कर सकते हैं। तो एनसीबी जांच कर रही है, पता करने की कोशिश कर रही है, जो भी सच होगा और जिन जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उनको सम्मान भेजा जाएगा। तो लगभग ये पूरा निचोड़ था जो एनसीबी को रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टेटमेंट दिया, जो बयान दिया, उनके दस्तखत हैं इस बयान पर, और उसकी बयान की वजह से और जो सबूत मिले उसके साथ वो इस वक्त जेल में है इसी ड्रग्स केस में। सीबीआई अब इसी बयान के आधार पर बाकी लोगों से पूछताछ कर रही है। जैसे उसके बाद जया शाह का नाम आया, श्रुति मोदी का नाम आया, तो जब श्रुति मोदी और जया शाह का नाम आया तो इनके जरिए फिर मामला करिश्मा तक पहुंचा, फिर आपके दीपिका पादुकोण तक पहुंचा, फिर श्रद्धा कपूर तक पहुंचा, सारा अली खान तक पहुंचा। तो बाकी का तो पता नहीं, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर और बहुत मुमकिन है कीर्ति, इन तीनों को एनसीबी शायद जल्दी बुलाए और इनसे पूछताछ करे, क्योंकि सारा अली खान का केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत के ड्रग्स की पूरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में, तो उनसे पूछताछ होगी। श्रद्धा कपूर, कुछ ऐसी पार्टी हुई जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें सुशांत भी थे और रिया भी थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास बात यह है कि कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर रिया और सारा ने भी एक साथ ड्रग्स लिया, रिया और श्रद्धा ने भी लिया, रिया और सुशांत ने भी लिया, रिया और कीर्ति ने भी लिया। तो ये एक साथ तो नहीं थे कभी,
लेकिन अलग अलग मौके पे इन सब ने ड्रग्स जरूर लिया, और इसी की सारी जो चैट और बाकी चीज़ें हैं वो एनसीबी के पास है, और एनसीबी इसीलिए हम इन लोगों से पूछताछ कर जो पूरा ड्रग्स का एक जाल है उसको साफ करना चाहती है। तो आज की कहानी में इतना ही। दिल्ली के एम्स की फॉरेंसिक टीम पे भी मेरी नज़र बनी हुई, जैसी अपडेट आएगा ज़रूर दूंगा। चूंकि मैं आज लगातार पिछले कई दिनों से अलग अलग कहानियां सुना रहा हूँ, ये एक एनसीबी में रिया का दिया हुआ पूरा स्टेटमेंट आगे चलकर यही कोर्ट में सबसे अहम होने वाला, कम से कम रिया के केस में, तो ये बड़ा ज़रूरी था कि इस स्टेटमेंट को आप तक पहुँचाऊँ। क्या कोई मुर्दा या फिर एक ऐसा इंसान जो मर चुका है, मरने के 3 घंटे के बाद वापस जिंदा हो जाए, फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जाए, इंस्टाग्राम पर जाए और फिर लिखे कि वो क्यों मरा या मरी और अपनी मौत की वजह बताए? मतलब मुर्दा मौत के बाद वापस आकर कुछ लिखे, कुछ करे, कुछ कहे, कुछ पढ़े, कुछ बोले, ये मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या कोई शख्स जिसकी तबीयत ख़राब है, बहुत ही मामूली सर्दी ज़ुकाम कोल्ड है, और डॉक्टर को बुलाने की बजाय एक कंपाउंडर को बुलाए, और कंपाउंडर को ये भी पता नहीं कि करना क्या है, पर वो जाए और उसे एक इंजेक्शन दे। अब उस इंजेक्शन में क्या है ये किसी को पता नहीं, और इंजेक्शन लगे और 3 सेकंड के बाद सामने वाले की तबीयत बिगड़ जाए और फिर अगले कुछ देर में उसकी मौत हो जाए। एक बाप जिसे पता है कि उसकी बेटी मरने जा रही है, और शायद पहले से पता है, लेकिन वो मरने का इंतज़ार करता है, उसे बचाने की कोशिश नहीं करता, और जब वो मर जाती है तब उसके लिखे हुए आखिरी नोट को सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ड्राइवर के ज़रिए लोड करा देता है, अपलोड। क्या ये मुमकिन है? ये सारी कहानी इस देश की शायद अभी तक की आज के दौर की यंगेस्ट, सबसे युवा, सबसे जवान एक साध्वी, एक कथावाचक, एक भजन गायिका, उनकी मौत से जुड़ी हुई है। नाम है प्रेम बाइसा, और इस वक्त हर जगह प्रेम बाइसा की मौत को लेकर एक चर्चा है। कहानी 6 महीने पुराने एक और किस्से से भी जुड़ रही है, लेकिन असली कहानी पर आऊँ उससे पहले बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होंगे जो शायद प्रेम बाइसा के बारे में कम जानते होंगे। सिर्फ 25 साल की उम्र है प्रेम बाइसा की, एक मामूली से घराने से, पिता ट्रक ड्राइवर, माँ जो है बहुत ही धार्मिक। जोधपुर से कुछ दूरी पर एक गांव में ये परिवार रहा करता था। फिर इसी परिवार में प्रेम बाइसा का जन्म होता है। माँ शुरू से पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्टेड थी, पिता ड्राइवर थे, ट्रक चलाते थे। तो धीरे धीरे जब पिता ने देखा कि उनकी पत्नी काफ़ी धार्मिक है, तो उन्होंने भी पत्नी के साथ धर्म कर्म के काम करने शुरू कर दिए। दोनों पति पत्नी अब व्रत भी रखते, कहते हैं कि 1 महीने तक ये बिना अन्न खाए हुए इन्होंने उपवास रखा। बेटी बड़ी हो रही है। इसके बाद एक बार इन दोनों ने, पति पत्नी ने 4 महीने का उपवास रखने का फैसला किया, बिना अन्न के। महीना गुजार दिया। परिवार में भाई थे, उन्हें लगा कि कुछ हो ना जाए, तो उन्होंने ज़बरदस्ती इन दोनों के उपवास को तोड़वाने की कोशिश की। पति पत्नी ने कहा हम तोड़ेंगे नहीं। भाई से विवाद हो गया। पति पत्नी अपने 5 साल की बेटी प्रेम बाइसा को लेकर उस गांव से निकल आते हैं और जो राजस्थान में जोधपुर में एक जगह पर आकर रहने लगते हैं। एक छोटी सी जगह थी, और उसी छोटी सी जगह से ये कहानी शुरू होती है। जब पति पत्नी वहाँ आए और ये उपवास रखा था, उसके लगभग 1 साल के बाद ही प्रेम बाइसा की माँ की मौत हो जाती है। मौत की वजह अभी तक किसी को पता नहीं, शायद बीमारी, कमज़ोरी या कुछ और, लेकिन मौत हो गई। अब बाप बेटी अकेले। माँ की जब मौत हुई तो बेटी पर माँ की मौत का बहुत असर हुआ, गहरा असर हुआ। फिर वो भी अपने माँ के नक्शे कदम पर चल पड़ी। उसने भी धर्म कर्म के कामों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। पिता ने जब ये देखा तो पिता को लगा कि शायद बेटी इसी तरफ जाना चाहती है। फिर वो साधु संतों के पास उसे ले जाने लगे। धीरे धीरे उसने भजन गाना शुरू किया। साधु संतों के बीच रहकर उसने फिर कथा सुननी शुरू की। और एक वक्त ऐसा आया कि जब ये खुद 12 साल की उम्र में पहली बार जोधपुर में कथा सुनाई। जब इस बच्ची ने कथा सुनाई तो लोग बहुत भावुक उठे। उन्हें लगा कि इसके अंदर शायद कोई अजीब शक्ति है। कथा सुनाने के अलावा वो भजन बहुत खूबसूरत गाती, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, दिखने में भी बहुत खूबसूरत। अब धीरे धीरे पिता ने गांव की ज़मीन बेची और जोधपुर में एक छोटी सी जगह ली, और वहीं पर एक कुटिया टाइप बाप बेटी रहने लगे। वक्त बीता। वक्त बीतने के बाद अब ये बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही है। इसके जो भजन गाने की शैली थी वो मशहूर होती गई। साधु संतों, शंकराचार्यों से जाकर मिलना जुलना, उठना बैठना, और फिर इसने दीक्षा लेनी शुरू की, धर्म के ज्ञान लिए। और अब एक वक्त ऐसा आया जब ये बच्ची जोधपुर के बाहर देश के अलग अलग शहरों में जाकर भजन गाती, कथा सुनाती, और अब एक साध्वी के तौर पर यह मशहूर हो गई। फिर जोधपुर की वो छोटी सी कुटिया भी धीरे धीरे कोठी में तब्दील हो गई, और अब बाप बेटी वहीं रहते। साध्वी के भक्त धीरे धीरे बढ़ते गए, और अब पूरे देश में वो अलग अलग जगहों पर जाकर भजन सुनाती, कथा सुनाती, और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। अभी अगले कुछ दिनों में 2 ऐसे प्रोग्राम थे, एक चंडीगढ़ में और एक शायद अजमेर में, और इन दोनों प्रोग्राम में इसी साध्वी के यूपी के मुख्यमंत्री एक जगह
योगी आदित्यनाथ, और दूसरी जगह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खुद शामिल होने जा रहे थे। 27 जनवरी को एक और प्रोग्राम था इसी अजमेर में। उस प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद साध्वी प्रेमबाई साहब अपने पिता के साथ वापस जोधपुर लौट आती है, अपनी उसी कोठी में जो कभी कुटिया हुआ करती थी। जब ये लौटी तब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर्दी जुकाम, हल्का हल्का बुखार। अब चूंकि 29 के बाद फिर से दौरा करना था अलग अलग शहरों में, तो 28 जनवरी की दोपहर को जब तबीयत थोड़ी नासाज हुई तब साध्वी प्रेमबाई ने अपने पिता को कहा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पिता ने कहा चलो एक उनके परिचित का हॉस्पिटल है, परीक्षा हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा वहीं दिखाते हैं। उसने कहा ऐसी भी ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, एक काम करते हैं हमारे एक परिचित कंपाउंडर, उनको बुला लेते हैं, उनसे इंजेक्शन लगा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। और ये कंपाउंडर पहले भी कई बार आ चुका था। पिता कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो कंपाउंडर जो जोधपुर के इनके घर में पहुंचता है, एक इंजेक्शन लगाता है, और जैसे ही वो इंजेक्शन लगाता है अगले 3-4 सेकंड में साध्वी की तबीयत बिगड़ने लगती है। पिता परेशान हो जाते हैं, लेकर भागते हैं उसी परीक्षा प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब वहाँ ले जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें मुर्दा करार देते हैं। अब यहाँ तक कहानी बहुत सीधी सादी है, लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है, और अब ऐसे ऐसे सवाल छोड़ जाता है कि जिसके जवाब आज 30 जनवरी 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया साध्वी की मौत को, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे। पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी हुई है। अब क्या सवाल है, क्या जवाब है, क्या रहस्य है, ये आपके सामने रखता हूँ। साध्वी प्रेमबाई की जब मौत होती है तो अब तक यही था कि उनकी तबीयत खराब है, इंजेक्शन लगा, हो सकता है तबीयत खराब ज़्यादा होने की वजह से, सही इलाज ना होने की वजह से मौत हो गई, हर कोई यही मान रहा था। लेकिन 28 जनवरी की शाम जब साध्वी की मौत होती है, उसके ठीक 3 घंटे बाद साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से, उन्हीं के अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट होता है। उस पोस्ट में एक आखिरी नोट लिखा हुआ था। पहले इस नोट को पढ़ाता हूँ, फिर इस पोस्ट की कहानी बताता हूँ। तो साध्वी का आखिरी पोस्ट उन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल से डाला गया। अब सोशल मीडिया हैंडल या अकाउंट से जनरली जिसका अकाउंट वही डालेगा, हम सब यही मानते हैं। हाँ, जो बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, वीवीआईपी होते हैं, वो हैंडल को देखने के लिए लोग रखते हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ। तो जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला उसमें लिखा था, ये साध्वी प्रेमबाई की तरफ से लिखा हुआ है कि मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम सांस तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम सांस भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। अब इस लाइन को पढ़कर सीधे सीधे समझने की जरूरत भी नहीं है कि मेरे जीते जी मेरे जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। ये क्या इशारा करता है? ये इशारा करता है कि एक लास्ट नोट है और साध्वी ने खुद अपनी जान दे दी। लेकिन बात इस नोट की नहीं थी। बात यह थी कि जब साध्वी की मौत हो चुकी और उसके 3 घंटे के बाद उनके मरने के सोशल मीडिया के उनके अकाउंट से यह आखिरी नोट भेजा गया। अब साध्वी खुद तो भेजेंगी नहीं क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, तो फिर उनके अकाउंट से किसने भेजा? तो जब जांच हुई तो पता चला कि खुद साध्वी के पिता ने ये नोट उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से डाला है। अब जब ये पता चला कि उनके पिता ने डाला तो हर एक कोई हैरान कि भाई साध्वी की मौत हुई, इंजेक्शन और बीमारी की कहानी आ रही है, और 3 महीने बाद अचानक एक ऐसा नोट आता है जो आखिरी नोट की शक्ल में है और जिससे साफ पता चलता है कि साध्वी ने अपनी जान दी। और पिता 3 घंटे बाद खुद ये आखिरी नोट डाल रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? पहला। दूसरा सवाल, क्या उन्हें इस नोट के बारे में पहले से पता था? तीसरा सवाल, अगर उन्हें पता था कि ये उनकी बेटी नोट लिख रही है तो क्या अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने कोशिश की? अब इसी को लेकर उनसे सवाल पूछे गए। तो जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कहा है, उनका कहना था कि ये नोट मेरे पास था, मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि मेरी बेटी के सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको डाल दो, उसने डाला। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब यहाँ सवाल यह है कि 3 घंटे के बाद मौत के ये डाला गया, तो क्या उनके पिता को 3 घंटे पहले लिखा गया ये नोट उसकी जानकारी थी? और अगर जानकारी थी तो फिर इसे पढ़ने के बाद कोई भी शख्स ये समझ जाएगा तो सामने वाले को बचाने की कोशिश करेगा। तो उन्होंने ऐसी कोई कोशिश क्यों नहीं की? दूसरा, जब मौत हो गई
तो इसके बाद उनके पिता अड़े रहे कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। अब मौत संदिग्ध, सस्पिशियस, तो ऐसे में मौत की सच्चाई तभी आएगी जब पोस्टमार्टम होगा, उसी में रिपोर्ट आएगी कि उस इंजेक्शन में